हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्डनगरी। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल वाला। उसमें हमने मेटलर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। मेटलर्जी वाले टॉपिक में हमने लास्ट क्लास इसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने देख लिया था मेटलर्जी में हमने उसका बेसिक पार्ट देखा था फर्स्ट क्लास में, मिनरल्स और ओर के बारे में। और फिर जो लास्ट क्लास है उसमें हमने देखा था कि जो आपके 3 पार्ट होते हैं, इसमें आपको किस प्रकार से मेटल को सेपरेट करना है। इसके लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने इसके 3 पार्ट देखे थे। उसमें कल हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर वाला जो टॉपिक है वो हमने देख लिया था। वो आपकी डिटेलिंग से है नहीं, वो थोड़ा बहुत दे रखा था, वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बेसिक हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ये इसका मेन पार्ट होता है। ये आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ये आधारित होता है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पर। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, उसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है और आपकी मीडियम और लो रिएक्टिव, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि 3 ये जो मेटल होती हैं इनको किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है रिएक्टिविटी के आधार पर। तो हमने इसके एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में आपको बता दिया था तीनों के। उसमें हमने आपके जो एग्जाम्पल थे, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेटिव जिसे कहते हैं, हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं और लो रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में पढ़वा दिए थे। आज इसकी डिटेलिंग देखेंगे हम कि आपको जो आपके जो टॉप है, मतलब आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं और आपके जो लो रिएक्टिव मेटल हैं, उनको किस प्रकार से आप सेपरेट करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आपके जो सबसे नीचे आते हैं तो वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, सबसे कम रिएक्टिव होंगे। उनके बारे में हमें आज देखना है। देखिए मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। आपको पता ही है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज किस पर आधारित होती है कि वो आपकी किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो ये आपकी सबसे टॉप वाले होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, उससे थोड़े कम नीचे मिडल वाले जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, और सबसे नीचे वाले क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे जो नीचे टॉप आपके बॉटम पे आते हैं वो क्या रहेंगे, अनरिएक्टिव होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि आपको क्या करना है, वो एक तो सबसे कम रिएक्टिव हैं, सबसे कम रिएक्टिव हैं, तो उनको आपको सेपरेट किस हिसाब से करना है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनके ऑक्साइड में उनको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें से मेटल को सेपरेट कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो ये आपको अनरिएक्टिव हैं तो आपको किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको सेपरेट करने में थोड़ी आपको मुश्किल होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें उनके ऑक्साइड में उसको चेंज करना पड़ेगा, और ऑक्साइड में चेंज करने के बाद ही हम उसके मेटल है उसको सेपरेट कर पाते हैं। उसमें आपकी कौन कौन सी मेटल आई थी, कॉपर, आपकी Hg थी, Au थी और Ag थी, Pt। ये आपकी जो कौन सी आपकी जो लो वाली है, मतलब सबसे कम एक्टिव जो है रिएक्टिविटी सीरीज में वो आती है। इसके एग्जांपल भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। तो इसका आप एक इसकी रिएक्शन देखते हैं हम किस प्रकार से इसको इनके ऑक्साइड में चेंज करना है। देखिए हमें क्या हुआ, हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें आपको क्या दे रखा है, Hg दे रखा है, HgS, इसके सल्फाइड के सल्फाइड में है ये। इसको क्या करना है हमें, हीटिंग अलोन, मतलब इसको जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये सल्फर को क्या करेगा, हटा देगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2HgO और साथ में कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन भी हो गई, इसको देख लीजिएगा। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो आपके जो बॉटम पे होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में चेंज हो गया, अब इसको हम आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसकी जो आपकी ऑक्साइड में चेंज होने के बाद इसको आसानी से इसकी जो मेटल है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। किस हिसाब से, देखिए क्या हुआ, HgO है, इसका ऑक्साइड है। अब इसे क्या करना है हमें, HgO को इसके साथ क्या करना है हमें, HgO की आपको क्या करनी है, ये HgO हो गया। अब इसके आपको इसके साथ रिएक्शन करवानी है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Hg प्राप्त हो जाएगा सेपरेट रूप से, और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा ना, Hg। और इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी हीट करना है हमें, हीटिंग अलोन, हीट करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ऑक्साइड को फिर दोबारा हीट करना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Hg प्राप्त हो जाएगा। इसकी नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन आपको साथ में प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या हो गया, ये जो मेटल हमें चाहिए थी, Hg जो मेटल है वो हमें प्राप्त हो गई, ठीक है।
हमें क्या चाहिए था, मेटल को सेपरेट करना था इससे, तो सेपरेट कर लिया। पहले हमने क्या किया, इसको ऑक्साइड में चेंज किया, क्योंकि ऑक्साइड में चेंज करने पर आपको ये आसानी से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अगर ये जैसे सल्फर के फॉर्म में है तो इसको आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। पहले आपको इससे क्या करना पड़ेगा, इसके ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होता है, आप इनको इसकी जो मेटल है उसको आप सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप और देख सकते हैं। देखिए आपको क्या लेना है, कॉपर लेना है 2CuS, आपको इसको क्या करना है, फिर दोबारा से हीट करना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आप हीट करोगे तो इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें इसका ऑक्साइड प्राप्त होगा 2Cu2O, और साथ में आपको क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इसे क्या करना है, इसका जो ऑक्साइड है इसको आपको किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड को इसके जो ऑक्साइड सल्फाइड के जो आपका जो है, सल्फाइड के आपका जो ये आपको प्राप्त हुआ था, इसके साथ आपको दोबारा क्या करना है, दोबारा इसके साथ रिएक्शन करवानी है। मेटल का जो सल्फाइड था उसके साथ आपको दोबारा रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितने कॉपर प्राप्त हो जाएंगे, 6 कॉपर प्राप्त हो जाएंगे, और साथ में क्या निकलेगा, सल्फाइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा साथ में आपको इसको, और आपको क्या हो गया, लास्ट में आपको कॉपर प्राप्त हो गई। तो यही हमें करना क्या है, इसमें इनडायरेक्टली आपको ये आपकी जो रिएक्शन है आप इनको देख लीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा, बिना देखे तो आपको ये याद हो जाएंगी। हमें क्या करना है, जो आपकी जो बॉटम पे है, जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, उन्हें क्या करना है, पहले उनके ऑक्साइड में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि वह क्या होती हैं, सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। सबसे कम रिएक्टिव होने के कारण उसको सबसे पहले हमें ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद क्या होगा, उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें क्या होगा, वो मेटल उससे सेपरेट हो जाएगी, और जो हमें चाहिए था मेटल वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप इनको नोट कीजिएगा, आपकी जो लो हैं, मतलब आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे बॉटम पर पाई जाती हैं उनके बारे में। चलिए नेक्स्ट आपको मिडिल में जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपके मेटल आती हैं उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स को, वो देखते हैं। देखिए इसमें आपको एक्सट्रैक्ट मेटल मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल आर प्रेजेंट एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इन द नेचर। ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, और किसमें, कार्बोनेट्स फॉर्म में। The sulfide and carbonate must be converted into metal oxide because it is the extract a metal from its oxide। देखिए अभी जस्ट हमने पहले थोड़ी इससे में जब हमने जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आते हैं मेटल्स उनके बारे में पढ़ा था कि उन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन्हें उनके ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी 3 फॉर्म हो सकती हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो उन्हें ऑक्साइड फॉर्म में ही रहने देना है, उसमें किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं करना है। अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, ऑक्साइड फॉर्म में। अगर वो कार्बोनेटेड फॉर्म में है तो उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। ऐसे देखिए आपको अगर कोई भी और दे रखा है, मान लीजिए कोई और दे रखा है, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, या फिर वो किस में हो सकता है, कार्बोनेट्स फॉर्म में हो सकता है। अगर ये दोनों फॉर्म में है, या फिर वो कौन से फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है। ये 3 फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन हमें आखिरी में कहाँ तक पहुँचना है, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसे ऑक्साइड में ही रहने देना है। अगर वो सल्फाइड फॉर्म में तो उससे पहले हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो फिर पहले उसे हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फिर उसी के बाद में किस प्रकार से चेंज होते हैं वो चीज़ें अभी हम जस्ट देखेंगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी और आपको दे रखा है उससे पहले सल्फाइड में, फिर कार्बोनेट, मतलब अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो उसे ऑक्साइड फॉर्म में, अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसे ऑक्साइड फॉर्म में, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसे ऑक्साइड फॉर्म में ही रहने देना है, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहले इसको नोट कीजिएगा आपको। चलिए
अब ये आपकी जो सेकंड वाला है वो पढ़ रहे थे, उसमें आपको मिडल जो आपके एक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में आते हैं उनके बारे में हमने किस प्रकार से उनको सेपरेट करना है, तो वो चीज़ें हम देख रहे थे। तो उसमें हमने अभी देखा है कि आपको अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो उसे हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अगर वो कार्बोनेटेड फॉर्म में है तो उसे हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर वो आपको ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो रहा है तो आप उसमें आगे उसको ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड फॉर्म में है तो हमें लास्ट में किस में चाहिए, ऑक्साइड फॉर्म में ही चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो उसे अगर हम इसमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्ट करना मतलब वो वाला रोस्ट नहीं है कि जो एल्विस ने अविनाश को कर रहा है मतलब बिग बॉस में, तो वो वाला रोस्ट नहीं है ये रोस्ट है, आपको उसको रोस्ट करना है मतलब पकाना है, ठीक है। या फिर वो जो कैरी मिनाटी करता है वो वाला रोस्ट नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपका जो कन्वर्टिंग सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इसको क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो सल्फाइड दे रखा है, सल्फाइड और दे रखा है, उसको क्या करना है, हमें ऑक्साइड में चेंज करना है। सल्फाइड को किस में, ऑक्साइड में चेंज करना है। उसे किस प्रकार से, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये दोनों चीज़ें आपको, हीटिंग स्ट्रांगली और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये रोस्टिंग को बताती हैं। रोस्ट करना मतलब पकाना, ये ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपको इसमें एक्सेस एयर दे रखी है तो आपको इसको और अधिक मतलब अच्छी तरीके से हीट करना है इसको। देखिए किस प्रकार से रोस्टिंग, आपके इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक के साथ आप इसका एग्जांपल देखते हैं, ZnS प्लस। इसको क्या करना है, हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ZnO प्राप्त होगा और साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। तो रोस्टिंग के लिए सबसे पहले हमने देख लिया है, रोस्टिंग जो है ZnS मतलब सॉरी रोस्टिंग किसकी करते हैं, सल्फाइड की रोस्टिंग करते हैं। तो हमें आखिरी में प्राप्त करना है ऑक्साइड। ऑक्साइड को तो हम बाद में रिड्यूस करके उसको मेटल को सेपरेट कर सकते हैं कार्बन के साथ, है ना। तो ये पहले ही हमें उसको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में हमने इसके एग्जाम्पल देखिए, इसकी जो आपका एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। ZnS, इसको आपको बैलेंस कर लेना है। 2 ZnS हो जाएगा इधर, और आपका इधर 2 ZnO हो जाएगा, और 2 सल्फाइड के हो ही गए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मतलब आपको समझना इतना है कि आपको सल्फाइड को किस में, अगर आप ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या कहते हैं, हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये वाली ये रोस्टिंग किसे कहते हैं, जो सल्फाइड को अगर हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, सल्फाइड फॉर्म में था, इसको हमने किस में, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा आप पहले। देखिए नेक्स्ट है आपका इसका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वाला जो आपका अभी हमने रोस्टिंग किसके लिए था, सल्फाइड के लिए था। और ये जो कैल्सिनेशन है उसके किसके लिए, कार्बोनेट के लिए होता है। किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। तो आपका याद रखना है आपको, कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट, CC कार्बोनेट, कैल्सिनेट आपको कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए, और आपका जो सल्फाइड के लिए क्या होता है, रोस्टिंग होता है। और आपको ये दो आपकी इनकी जो डेफिनेशन है उसमें आपको डिफरेंस भी आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड में ही चेंज करना है हमें, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे हमने क्या देखा था, जब हम रोस्टिंग देख रहे थे उसमें आपने क्या देखा था, उसमें ऑक्सीजन आपको मतलब एक्सेस में आपको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो तो मतलब अलग बात है कि थोड़ी बहुत तो अगर आपको हीट कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप इनके ऑक्सीजन के एब्सेंस कह सकते हैं आप इसे। तो इनमें अगर डिफरेंस आपको पूछे तो क्या कहना है, अगर कैल्सिनेशन के बारे में पूछे तो उसमें आपको आपके जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। रोस्टिंग में आपको क्या होता है, आप ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रोस्टिंग आपको रोस्ट करना है और ज़्यादा पकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ ये तरीके से आपको याद करने की। रोस्ट करना है, रोस्टिंग करनी है, आपको ज़्यादा पकाना है, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में ज़रूरत पड़ती है। और एक कैल्सिनेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसमें आपको कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट के लिए, CC, और आपका जो आपका अभी हमने जो रोस्टिंग पढ़ी थी वो किसके लिए होता है, सल्फाइड के लिए, है ना। तो इसको आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका जो और है वो किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेटेड फॉर्म में मिलेगा। ZnCO3 हो गया। इसको क्या करना है, हमें हीट करना है।
हीट करेंगे तो इसको क्या क्या किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है ना। तो इसको आपको इस कौन सी फॉर्म में है, कार्बोनेटेड फॉर्म में है, आप इसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और इनको आपको डिफरेंस अगर पूछ ले, एक दो डिफरेंस आपको पूछ ले एग्जाम के साइड, तो आपको ये भी याद रखना है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको कार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोनेट को ऑक्साइड फॉर्म में, उसमें आपको क्या करना था, रोस्टिंग में आपको क्या करना है, आपको सल्फाइड है उसको ऑक्साइड फॉर्म में, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, उसमें ऑक्सीजन एक्सेस में जरूरत पड़ती है, और इनके एग्जाम्पल आप लिखिए, जो दोनों के इसके एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं ना, तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्या, अभी ऑक्साइड प्राप्त हो गया था, अब ऑक्साइड से क्या करना है, हमें मेटल को सेपरेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, इनको मेटल ऑक्साइड में किसको, मेटल को सेपरेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द मेटल ऑक्साइड आर then reduce to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करना पड़ेगा, किसको, कार्बन को। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं, उनमें से भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसी के थ्रू आप उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं ना। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में जो आते हैं, मिडिल में जो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं वही इसी के थ्रू आपको सेपरेट कर सकते हैं मेटल को, मेटल ऑक्साइड को मेटल से। इसके जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे आते हैं उनको भी आप इस मेथड के थ्रू आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल अभी हमने देखी Zn वाला देखा था, Zn को उसके ऑक्साइड में हमने चेंज कर लिया था। अब इसको क्या करना है, Zn को उसको जैसे ही हमने ऑक्साइड में चेंज किया, ऑक्साइड में चेंज हो गया, अब इसे क्या करना है, हमें इसे कार्बन के साथ इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कार्बन के साथ रिड्यूस करेगा तो ये Zn सेपरेट हो जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्या होगा, इसको ऑक्साइड में हमने चेंज कर लिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम कैल्सिनेशन पढ़ रहे थे, उसके आपको कार्बोनेटेड फॉर्म में था Zn, तो उसे हमने क्या कर लिया, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर लिया, और इसको क्या कर लिया, कार्बन के साथ इसको रिड्यूस कर दिया। तो हमें Zn आपको जो मेटल चाहिए थी वो आपको प्राप्त हो गई, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। तो इसके थ्रू आपको कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करके जो ऑक्साइड होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा आप पहले। देखिए 2 लाइन जो मैंने अभी बताई थी कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है। इसमें क्या है, दे रखा है, हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इसी के थ्रू आप उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन और आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो आप उसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो उसका एग्जांपल देख लीजिए, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स में आपका एल्यूमिनियम के साथ देखते हैं हम, इसका एग्जांपल MnO2 की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, Mn प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, Mn प्राप्त होगा और साथ में Al2O3 प्राप्त होगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो आपको क्या करना है, 3 इसको बैलेंस करना है, और एल्यूमिनियम इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें मतलब इसको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। कहने का मतलब ये है आपको बैलेंस तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसको हमें ये बताना है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो किस के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू आपको इनको सेपरेट कर सकते हैं। Mn था, Mn को एल्यूमिनियम के साथ इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो Mn प्राप्त हो गए हमें, तो ये Al2O3 प्राप्त हो गया हमें इसके साथ। तो इस प्रकार से जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसको नोट कीजिएगा आप पहले।
नेक्स्ट देखिए आपके थर्माइट रिएक्शन के बारे में दे रखा है। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स। देखिए जो मशीन पार्ट के मतलब आप जो वेल्डिंग करते हैं वो क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन होती है। आपके जो वेल्डिंग होती है मतलब आपके जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनमें वेल्डिंग की जाती है, वो इसी के थ्रू की जाती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो उसको जॉइंट करने में आसानी रहती है। तो इसके लिए किसका आपको थर्माइट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है और उसमें वेल्डिंग की जाती है। दिस प्रोसेस नोन एज थर्माइट वेल्डिंग, या थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें आपको वेल्डिंग करनी है तो इसमें आपको ये जो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? एक हाईली एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, इसमें हीट रिलीज होनी चाहिए, तभी जाके वो आपको आयरन के साथ उसको आप जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो इसके आप इसका जो एग्जाम मतलब इसकी जो रिएक्शन है वो देखिए किस प्रकार से आपको देखनी है। Fe2O3 होगा, उसको क्या करना है? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवानी है, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? आपको आयरन प्राप्त होगा। आपको आयरन प्राप्त होगा और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा Al2O3, और साथ में क्या होगा? हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसमें एल्यूमिनियम के साथ इसको आपका जो फेरस ऑक्साइड होता है उसके साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हीट रिलीज होती है। तो आपको ये क्या होगा? वेल्डिंग करने में आपको सहायता होगी, और आपकी जो वेल्डिंग करनी है वो आपको हीट रिलीज हो रही है, हीट के साथ अगर आयरन रिलीज हो रहा है तो वो आपको वेल्डिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इसे वेल्डिंग प्रोसेस थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें आप ये देखिए ये रिएक्शन है ये कौन सी है? आप इसको रिएक्शन को देखिएगा, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ये तो इसमें हमने देखा था कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। इसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई है कि यह कौन सी है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, तभी जाके अगर हीट रिलीज होगी तभी जाके वेल्डिंग हो पाती है। तो इसको नोट कीजिएगा थर्माइट रिएक्शन को। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देख रहे थे, उसमें हमने आपके दो है जो मिडिल में जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो हमने पढ़ लिया, और आपके जो बॉटम में जो आती हैं वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज वाले में देख लिया किस प्रकार से उनको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल से, मतलब मेटल को किस प्रकार से उसमें एक्सट्रैक्ट करना है आपके जो मिडल है और जो बॉटम पे होती हैं। अब देखिए जो टॉप पर पाई जाती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो हमें देखनी है उसको किस प्रकार से ये हाई रिएक्टिव होती हैं। तो इनको आपको जो आपके अभी तक जो सेपरेट करते आए हैं उस तरीके से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। आपको कार्बन के साथ हीट करके इनको आपको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनमें क्या होती है? इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से मतलब जो कार्बन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन मतलब इनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है कार्बन के मुकाबले। तो इसमें आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको पहले ये नोट कीजिएगा, इसके बाद हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे किस प्रकार से इनको एक्सट्रैक्ट करना है। आपको जो आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर पाई जाती हैं हाई रिएक्टिव होने के कारण इनको आपको अलग तरीके से इनको सेपरेट करना है, तो वो तरीका हम देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा आपकी। चलिए इनको किस मेथड के थ्रू आपको सेपरेट करना है? दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किससे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू इनको सेपरेट करना है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होती है। देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। NaCl का एग्जाम्पल ले लिया तो वो किसमें Na+ और Cl- में सेपरेट हो जाएगा। तो हमें कहाँ पर ये प्राप्त होंगे वो चीज़ें हम देखते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रॉन दो एनोड आपको कैथोड और एनोड तो होते ही हैं, उनमें आपने क्या किया, दो आपको उनमें आपको अलग से रोड डाल दी, दो रोड डाल दी, और दो रोड डालने के बाद उसमें आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया किसका? NaCl का। अब आपको क्या होगा, जब NaCl का सॉल्यूशन आपने तैयार किया है तो आपको किसमें एट कैथोड पर आपको कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? आपको Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा? Na बना देगा। इलेक्ट्रॉन ले लेगा किस पर? कैथोड पर। कैथोड पर क्या? सोडियम। कैथोड पर क्या? सोडियम। नेक्स्ट एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? जो आपके जो आपका कैल्शियम है वो क्या करेगा? कैल्शियम आपका जो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 2 कैल्शियम, तो क्या ताकि आपको पूर्ण रूप से Cl2 गैस प्राप्त हो सके। तो उसके लिए क्या होगा? ये दो आपका जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, सॉरी
आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम Cl- जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपको कैल्शियम Cl2 आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये कहाँ पे प्राप्त होगा, एनोड पर। ये कौन सी मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के थ्रू आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे आपने एक घोल तैयार कर लिया, आपने जो दो रोड डाल दी और उसमें आपने आपको इलेक्ट्रिसिटी आपने उसमें फ्लो करवा दी, तो आपको कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, Na सोडियम जो है सोडियम प्राप्त होगा, और एनोड पर आपको कैल्शियम जो गैस है वो प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिएगा, इस थ्रू ऐसे ही आपको इनको सेपरेट करना है ना। जो आपकी जो टॉप है, जो टॉप पर पाई जाती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको आपको इस थ्रू से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू आप इनको सेपरेट करते हैं। देखिए मेटलर्जी का लास्ट पोर्शन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आपने जो इम्प्योर मेटल है आपको ये जो आपकी प्राप्त हुई है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, हमने इसके 3 है, एनरिचमेंट ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एंड लास्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आपको जो एक्सट्रैक्शन आपने जो मेटल का किया है, अभी जो हमने 3 आपका देखे थे, 3 पार्ट देखे थे, उसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर लिया रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। तो अब हमें क्या करना है, जो मेटल जो प्राप्त हुई है वो क्या होती है, इम्प्योर मेटल होती है, उसको क्या करना है, प्योर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा उस मेटल का। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसको जो इम्प्योर मेटल होती है उसको आपको रिफाइनिंग करना है और आपको प्योर मेटल प्राप्त करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अधिक यूज में आने वाली रिफाइनिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग जो होती है उसका यूज किया जाता है। तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम वो मेथड देखेंगे। देखिए लास्ट आपका इसका पोर्शन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। आपको किस हिसाब से रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू आपको इसको रिफाइन करना है और मेटल को सेपरेट करना है। क्योंकि अब तक जो हमें मेटल प्राप्त हुई है 2 मेथड के थ्रू, मतलब लास्ट जो मेथड हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया था उसमें आपको इम्प्योर मेटल प्राप्त हुई थी। अब प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट मेथड रिफाइनिंग का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इसमें कई मेटल्स होती हैं, उनके जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, आपका जो सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, टिन हो गया, ये रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिकली होती है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू आप इनको सेपरेट करते हैं। आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। देखिए ये कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इसमें आपको पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, एनोड, और कैथोड कौन सा, नेगेटिव वाला हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। तो आपको किस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, आपको जो मेटल है, मेटल जो है प्योर मेटल है वो कहाँ पे प्राप्त होगी आपको, प्योर मेटल आपको कहाँ पे, कैथोड पे प्राप्त होगी। कहाँ पे, कैथोड पर। प्योर मेटल कहाँ पे प्राप्त हो रही है आपको, कैथोड पर आपको प्योर मेटल प्राप्त होगी। क्योंकि अब तक जो मेटल थी वो कौन सी थी, इम्प्योर थी, और वो कहाँ पे प्राप्त हो रही है, हमें कैथोड पर प्राप्त हो रही है। आपको देखिए आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी, वो कहाँ पे हमें प्राप्त होंगी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो कहाँ पे प्राप्त होती हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो हमें प्राप्त हो रही है कहाँ पे, एनोड पर। ये आपको देख रहा है, एनोड के नीचे एनोड पर प्राप्त हो रही है, और जिसे हमें क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमें कहाँ पर प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। उससे क्या कहते हैं, ये आपके एनोड के नीचे एक जमा हो जाएगा, मड मतलब कीचड़ जिसे कहते हैं। तो ये आपका मड के रूप में आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, कहाँ पे, एनोड वाले ऑप्शन, मतलब एनोड वाला जो जहाँ पे है वहाँ पे आपको जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपको एनोड पर प्राप्त हो जाएंगी, जिसे हमें कहते हैं एनोड मड कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो सोल्यूबल है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूबल होंगी तो वो तो क्या हो जाएंगी, इसमें सॉल्यूबल हो जाएंगी, है ना। तो इसमें सॉल्यूबल हो जाएंगी। ये आपको 3 चीज़ें, आपको प्योर मेटल कहाँ पे प्राप्त होगी, कैथोड पर, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो उसमें आपको जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर प्राप्त होगी। जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड पर प्राप्त होती है, जिसे एनोड मड कहते हैं, और जो सॉल्यूबल है वो उसके सॉल्यूशन में सॉल्यूबल हो जाएंगी, है ना। तो ये आपका जो रिफाइनिंग वाला है, ये इसको आप एक बार नोट कीजिएगा।
तो आपका जो ये आपका रिफाइनिंग वाला है, जो मेटल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब आपका जो मेटलर्जी वाला जो पोर्शन आपको दे रखा था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम इसमें जो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक हमने जो मेटल का मतलब मेन पोर्शन था मेटलर्जी वाला, नॉन मेटल्स और मेटल में, तो ये मेन पोर्शन है मेटलर्जी को, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड इसीलिए किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आज का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपके जो 3 रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मिडिल, टॉप और बॉटम पर जो मेटल होती हैं उनको किस प्रकार से सेपरेट करना है, और बाद में हमें इनको सेपरेट करने के बाद जो इम्प्योर मेटल होती है उनको आपको प्योर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल करनी पड़ती है। तो इसका एक फ्लो चार्ट मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा कि एक साथ किस प्रकार से आपको प्राप्त हो रही है। पहले मिनरल्स होते हैं, और होते हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं। और गैंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, और के साथ जो इम्प्योरिटीज मिली होती है उसे गैंग पार्टिकल कहते हैं। फिर आपको एनरिचमेंट ऑफ ओर करना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना पड़ता है जो इम्प्योर होती हैं, फिर आपको रिफाइनिंग करनी पड़ती है जो क्या होती है, प्योर होती है। तो ये आपने हमारा जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो पोर्शन है आपका जो इस चैप्टर में कौन सा, कोरोजन वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो आपका ये 3rd वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, लास्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसको चैनल को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा लोगों के पास, ताकि उनको भी पता चले कि आप हमारा जो चैनल है वो किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, और आपको सब्सक्राइब बढ़वाने में आपको ये सहायता करनी है हमारी। और चैनल के जो व्यू हैं वो भी आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार से उन चैनल आपको वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।